नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर आपका स्वागत है। हमारे इस खास कार्यक्रम गुगली में आज भारत न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला है। भारत ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला इसमें किया था। शुरुआत बहुत शानदार हुई थी, लेकिन उसके बाद न्यूजीलैंड ने भी अच्छा जो है वो कमबैक वहां से किया और विमल एक सम्मानित स्कोर की तरफ न्यूजीलैंड पहुंच गया है, यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, चैलेंजिंग स्कोर तो है, 274 का स्कोर हुआ है और न्यूजीलैंड ने 274 का टारगेट दिया है भारत के सामने जीत के लिए। और यकीनन बहुत आसान नहीं है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। पावर प्ले में सिर्फ 19 के स्कोर पर 2 विकेट चले गए। डेवॉन कॉनवे और विलियम को पवेलियन वापस भेजा, लेकिन इसके बाद कीवी खिलाड़ियों ने तूफान का रुख मोड़ दिया। रचिन रविंद्रन और डैरिल मिचेल ने 159 रनों की साझेदारी की। आखिरकार डैरिल मिचेल किसी तरह आउट हुए, 274 का लक्ष्य मिला। और सबसे पहले हम चलते हैं हमारे खास मेहमान विजय दहिया, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर एक्सपर्ट। विजय, पहुंच में है अभी 274, बहुत बड़ा स्कोर लग रहा है। नहीं, रन बोर्ड पे हैं, ये आप इस चीज़ को आप डिनाई नहीं कर सके, लेकिन एक समय पे लग रहा था कि 300 का आंकड़ा भी पार हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जो भारतीय गेंदबाजों ने आखिरी ओवर्स में आके वापसी करी है, उसकी वजह से आप इसको 300 से ज़्यादा रन चेज नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब तक जिस तरीके की पिच खेली है, बीच में एक ऐसा लगा जब इतनी आसानी बल्लेबाजों को नहीं हो रही तो कि शायद थोड़ी दिक्कत हो सकती है। पर मुझे अभी भी लगता है एक अच्छी शुरुआत अगर आप उनकी टीम की तरफ नज़र डालेंगे तो आपको नज़र आएगा कि 2 खिलाड़ियाँ, एक अच्छी साझेदारी और आप स्कोर को बनाने में कामयाब रहे। तो भारतीय टीम भी कहीं ना कहीं यही सोचेगी कि अगर टॉप 3 में से कोई एक अच्छी पारी खेलता है तो आप इस स्कोर के पार पा सकते हैं, लेकिन ये एक चैलेंजिंग स्कोर रहेगा। लेकिन यहाँ पर इसमें क्रेडिट तो देना पड़ेगा यहाँ पर न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को विजय, जिस तरह से रविंद्र और मिचेल ने बल्लेबाजी की। और अब इनकी अब लाइनअप भी अगर देखिए तो इन दोनों का ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जिसमें ये स्कोर कम से कम न्यूजीलैंड ने बना लिया है। नहीं तो शुरुआत में आपको लग रहा था कि 200 भी पार करेंगे, जिस तरह से शुरुआत हुई थी। देखिए, क्रेडिट सिर्फ इस बात को नहीं देना पड़ेगा कि रन बनाए, लेकिन किस तरीके से बनाए उसको आप और क्रेडिट देंगे। भारतीय टीम के पास सिर्फ 5 गेंदबाजी के विकल्प थे और इसी वजह से शुरू में आप देखिए तो उतने ज़्यादा जोखिम उठाए नहीं। और कुलदीप जो हमारे नंबर 1 बॉलर रहे हैं बीच के ओवर्स के अंदर, उनके खिलाफ उनकी जो सोच थी, अगर इनके पीछे हम पड़ेंगे तो भारतीय गेंदबाज कप्तान को जो और तेज़ गेंदबाज हैं उनको बीच बीच में जल्दी वापस लाना पड़ेगा विकेट लेने के लिए। तो फिर आखिरी ओवर्स कौन डालेगा, तो वो बहुत समझदारी से बल्लेबाजी की है उन्होंने। और जब 2 विकेट जल्दी गिर जाते हैं तो आप फिर थोड़ा सा टाइम लेते हैं, जैसे उन दोनों कीवी बल्लेबाजों ने टाइम लिया। 160 रन की शानदार एक साझेदारी रची और वहाँ से लग रहा था कि अगर आप 300 रन की तरफ जा सकते हैं। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि क्रेडिट बनता है यहाँ पर जिस तरीके से उन दोनों ने बल्लेबाजी की। 2 मैच के जो फर्स्ट हाफ का अगर दोनों हीरो के हैं, अगर डैरिल मिचेल, जैसे हम लोग बातचीत कर रहे थे, इनके फादर रग्बी कोच थे, खुद भी असिस्टेंट कोच थे और फॉर्मेटिव एज पर्थ में बीता है बहुत सारे प्लेयर्स के बीच में, तो जो मेंटल रेजिलियंस है उन्होंने ज़रूर दिखाया। और मोहम्मद शमी की जितनी तारीफ करें। देखिए, दोनों चीज़ों की तरफ देख लेते हैं आप। ये साफ दर्शाता है कि दोनों खिलाड़ी किस तरीके से मेंटल टफ हैं। आपने बल्लेबाजी के बारे में बात की, मिचेल की जिस तरीके से, एक चीज़ जो मुझे साफ नजर आई ना आज उनकी बल्लेबाजी में, वो ये कि ना तो उन्होंने परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी होने दिया और ना ही उन्होंने गेंदबाज को खेला। उन्होंने गेंद को खेला सिर्फ, और एक बहुत बढ़िया गेम प्लान था उनके पास, सिचुएशंस को भी नहीं खेला। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए ना, सिर्फ जब आप इस तरीके से खेल रहे होते हैं तो पूरा स्टेडियम एक तरीके से, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपके खिलाफ है, आपकी विरोधी टीम के हक में है, तो वो सारी चीज़ें भी आपके लिए हो जाती हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने प्लान किया, किसी भी चीज़ को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया उन्होंने। मीनाक्षी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मीनाक्षी, इन 2 खिलाड़ियों की बल्लेबाजी की जो है चर्चा यहाँ पर हम कर रहे थे। अच्छा ज़रूर खेले हैं, लेकिन कुछ कैच भी इनके छूटे हैं। आमतौर पर भारतीय फील्डिंग में ऐसा देखने को नहीं मिलता है, लेकिन हमने थोड़े मौके भी इनको दिए। जी, यहाँ पे थोड़ा एल्टीट्यूड का भी मुझे लग रहा है कि एकदम पुणे के बाद एक ही दिन था, वो भी ऑप्शनल ट्रेनिंग प्रैक्टिस, और वहां पे इस ठंड में हो सकता है कि ठंड की वजह से बॉल हाथ में ना आ रही हो, ज्यादा तेज लग रही हो। कुछ कैचेस तो सिटर्स थे, वो भी मिस हुए, बट आई थिंक इट वाज अ वन ऑफ थिंग। मतलब ऐसा लगता नहीं है कि फील्डिंग में कुछ ज्यादा कमी रही, मोस्टली एल्टीट्यूड का ही लग रहा है मुझे तो। 2 कैच, अच्छे कैच जरूर मिस हुए, लेकिन कुछ अच्छे कैच भी हुए। और शमी के बारे में जैसे हम लोग कह रहे थे कि जो हम लोग बातचीत करते हैं बाहर से कि रवा होने की ज़रूरत है, शमी रिवेंज में खेले और अब उनको मतलब रिप्लेस करना, चाहे हार्दिक आ भी जाए, लगता है जो उन्होंने अपनी जगह बनाई, जो अर्न की है, वो अगला कुछ मैच तो ज़रूर खेलेंगे। मैं रिवेंज शब्द का तो इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, जिस तरीके की काबिलियत है उनके अपने पास आप से भी आप, जी हाँ बिल्कुल। आप देखिए, अगर आप चैलेंज करते हैं, आप कोई भी शब्द का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर किससे बदला लेने वाली बात है। वही मैं कह रहा हूँ कि अपने आप से भी आप वो पुख्ता किया है ना उस बात को कि जब नहीं खेल रहे थे और इतने सारे जो लोग उनके बारे में बात कर रहे थे कि वो होना चाहिए, उस चीज़ को पुख्ता किया। और एक और चीज़ है विमल, कई बार क्या होता है ना, जब परफॉर्मेंस हो जाती है तो हमने जो चीज़ स्टेटमेंट दी होती है हम उसको और ज़्यादा दोहराने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि आज अगर 5 विकेट नहीं लेते तो भी अच्छे गेंदबाज नहीं है, वो एक बहुत बेहतरीन विकल्प है।
और उनकी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि एक विकेट टेकिंग ऑप्शन है आपके लिए, जिस तरीके से पिछले कुछ समय में उन्होंने वाइट बॉल से गेंदबाजी की है। लेकिन यहाँ पर अगर हार्दिक वापस आते हैं ना, तो हार्दिक के वापस आने से शामी की जगह पे नहीं होगा। अगर हार्दिक वापस आएंगे तो वहां पर सूर्या की जो जगह है उसकी तरफ देखना पड़ेगा। तो यहाँ ये इनाक्षी, इस पर आप भी थोड़ा जरा रोशनी डालिए, क्योंकि इससे पहले भी पाकिस्तान के साथ मुकाबला था तो हम ये चर्चा कर रहे थे कि बेस्ट बॉलिंग कॉम्बिनेशन इंडिया के लिए क्या हो सकता है। जब आप जीत रहे होते हैं तो जाहिर है आप इस बात पे चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि अभी जो टीम में हमने खिलाई वहां पर शमी, बुमराह, सिराज को लेकर खेलें तो ये बेहतर होगा, या फिर अभी भी आपको लगता है कि शार्दुल की जगह भी साथ में यहाँ पर बननी चाहिए? आज जिस प्रकार से शमी ने परफॉर्मेंस किया है और पहली ही बॉल पे आते ही विकेट लिया है, पहला वर्ल्ड कप मैच इस सीजन का, और उसमें आते जिस प्रकार से उन्होंने सारी बॉलें एंगल हुई है, जिस प्रकार से लास्ट में 2 यॉर्कर बैक टू बैक विकेट्स लिए, तो मुझे भी नहीं लगता है कि शामी को रिप्लेस किया जाएगा। शार्दुल ठाकुर को जो अभी तक रख रहे थे वो एक बॉलिंग ऑलराउंडर के हिसाब से रख रहे थे, और वो थोड़ा चाहते थे कि वो डेप्थ आए, जैसे आज भी हमने न्यूजीलैंड में देखा। हालांकि उससे उतना फायदा नहीं हुआ कि 8th प्लेयर तक उनकी बैटिंग डेप्थ थी। तो अब मुझे नहीं लगता है कि शामी को हटाया जाएगा इस परफॉर्मेंस के बाद, और हार्दिक पांड्या के वापसी होने से वो बैटिंग का भी प्रॉब्लम थोड़ा सॉल्व हो जाता है। तो अब शार्दुल ठाकुर का वापस आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे तो। अच्छा, मैं रिफ्रेश कर देता हूँ क्वेश्चन को। शमी को नहीं हटाया जाएगा, लेकिन शमी ने जो ऑप्शन क्रिएट किया अपने लिए जो प्लेस अर्न की है, सूर्य कुमार के पास वही मौका है। जी हाँ, बिल्कुल मौका है। और अगर आप कहें तो कुछ मैच भी इस तरीके का है कि इस टीम के आप खिलाफ खेल रहे हैं, दोनों टीमें टॉप पे हैं, सिर्फ रन रेट की वजह से 1 और 2 नंबर पे नज़र आ रही हैं आपको, और शायद आज ज़रूरत भी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके की गेंदबाजी के विकल्प न्यूजीलैंड के पास हैं, हम उनकी तारीफ कर रहे हैं। उनके पास एक बहुत ही बढ़िया स्पिनर है सेंटनर। इस पिच के ऊपर उनका इम्तिहान होगा, क्योंकि इस पिच के ऊपर कुलदीप का भी इम्तिहान हुआ है। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो एक जो बैट्समैन खिलाया है भारतीय टीम ने, उसकी ज़रूरत पड़ सकती है आज। लेकिन सूर्य कुमार को मौका मिलना या उनको लंबी इनिंग खेलने के लिए जल्दी आना पड़ेगा। उसके लिए हमारे जो ऊपर के बल्लेबाज हैं, आपको लगता है कि जिस तरह की दिक्कत न्यूजीलैंड ने फेस की शुरुआती ओवर्स में, ऐसी हमें भी जो है वो देखने को मिल सकती है न्यूजीलैंड की तरफ से चैलेंजेस इनिंग में? मिल सकती है, क्योंकि अगर आप न्यूजीलैंड की गेंदबाजी की तरफ नज़र डालेंगे तो उनके जो तेज़ गेंदबाज हैं, अच्छी खासी काबिलियत है उनके पास, गति भी है, स्विंग भी। और हमने यहाँ देखा है इस कंडीशन में थोड़ा बहुत जो नया गेंद है ना वो स्विंग होता है, तो ट्रेंट बोल्ट के पास वो खासियत है। और अगर आप देखें तो भारतीय टॉप ऑर्डर के जो बल्लेबाज हैं उनको लेफ्ट आर्म पेस बॉलर्स ने तंग किया है, तो हाँ उनके पास एक मौका वो बन सकता है। लेकिन अगर आप भारतीय टीम के प्रशंसक हैं तो ये आप चाहेंगे कि जिस तरीके से टॉप 3 खेलते आ रहे हैं अब तक, खासकर जिस तरीके से रोहित और विराट बल्लेबाजी कर रहे हैं, वो रंग उनका फिर देखने को मिले। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं और यहाँ पर जुड़ना चाहूँगा कि न्यूजीलैंड के साथ जब भी मैच होता है, टीम उनकी कोई भी खेल रही हो, आसानी से नहीं हारते हैं वो। नहीं, न्यूजीलैंड बहुत ही हमेशा इस बार जो आई है बहुत ही फाइटिंग टीम बनकर आई है, और बार बार हम लोग कह रहे हैं कि सुपरस्टार्स उसमें भले नहीं दिख रहे हो, लेकिन सारे बहुत बड़े अच्छे खिलाड़ी, मतलब मंजी भी जो बाद में स्ट्रक्चर की जिसकी बड़े मैचेस में सरप्राइज किया की बात। देखिए, आपको इनाक्षी के पास जाना, मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहूंगा कि ये न्यूजीलैंड की जो टीम है ना, ये इस बात की पुष्टि करती है कि बड़े खिताब जीतने के लिए आपको बड़े प्लेयरों की जरूरत नहीं है, अच्छे बड़े खिताब जीतने के लिए आपको एक अच्छी टीम की जरूरत है। जो स्ट्रक्चर की बात हम लोग कर रहे हैं, विराट कोहली भी तारीफ कर रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर में खेलते हैं, या बड़े जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। आपको लगता है इनाक्षी यहाँ पे खासकर जो ड्यूक का जो एडवांटेज, जो टॉस इंडिया ने जीता है, और जो कुलदीप यादव को मुश्किल हुई है, तो सेंटनर को भी बहुत ऐसा नहीं कि आसानी होने वाली, या ड्यू से जो परेशानी जो न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को हो सकती है, वो एक एडेड एडवांटेज है इंडिया के पास अगर 274 का टारगेट देखें तो? हाँ, ड्यू का फैक्टर एक इम्पोर्टेंट रहेगा, लेकिन आज हमने देखा कि कुछ उन्होंने एक स्प्रे भी किया है ड्यू, जिससे थोड़ी कम दिख रही है, जितनी एक्सपेक्टेड ड्यू थी उससे थोड़ी कम है। तो हो सकता है कि जितना हमने प्रेडिक्ट किया था उतना ड्यू ना हो और उतना एडवांटेज भी ना मिले, बट कहीं ना कहीं इस ठंड में पतली हवा होती है तो फर्क तो पड़ेगा। और जिस तरीके से रोहित शर्मा ने विदाउट हार्दिक पांड्या शफल किया है और हमारे पास सिर्फ कुलदीप था, तो उनके पास सैंडनर है, और हमारे इंडियन बैटर्स लेफ्ट आर्म स्पिन के खिलाफ हमेशा थोड़ा ट्रिकी तो रहा ही है। तो आज भी सैंडनर के खिलाफ 11 से 40 ओवर्स में किस प्रकार का मुकाबला रहेगा, खासकर सैंटनर वर्सेस कोहली एक इंटरेस्टिंग मैचअप रहेगा देखने के लिए आज मिडिल। विजय, आप कुछ कहना चाह रहे थे ड्यू पे, लेकिन पार्टनरशिप जो है, 1 या 2 पार्टनरशिप भी अच्छी भी, तो ये टारगेट बहुत बड़ा नहीं है। जी हाँ, टारगेट बहुत बड़ा नहीं है, 1-2 पार्टनरशिप। और देखिए,
हर तरीके के मैचेस खेल चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमने जल्दी विकेटें खो दी थी, फिर हम पार्टनरशिप बना के जीते, हमने अच्छी गेंदबाजी करके मैचेस जीते हैं भारतीय टीम ने। तो यहाँ पर अगर अब भारतीय टीम वापस डगआउट के अंदर गई होगी तो कहीं ना कहीं ये कह रही होगी कि हमने रोका है, एक बड़े स्कोर की तरफ भी जा सकता था ये। तो वो कॉन्फिडेंस आपको बिल्कुल नजर आएगा। मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी ये सोच रहे होंगे कि कुछ इस तरीके का स्कोर है, हम उसका पीछा कर पाएंगे कि नहीं, वो डाउट नहीं होगा। अब सारी चीज़ें इस चीज़ पर डिपेंड करते हैं कि न्यूजीलैंड किस तरीके की गेंदबाजी करती है और हमें स्टार्ट किस तरीके का मिलता है। एक हल्की सी चीज़ जो न्यूजीलैंड के फेवर में है ना, हमने यहाँ कहा कि कुलदीप को दिक्कत हुई हो तो सेंटर को भी हो सकती है। भारतीय टीम के पास सिर्फ 5 गेंदबाजी के विकल्प थे, न्यूजीलैंड के पास उससे ज़्यादा विकल्प हैं। अगर आप देखें तो उनके पास 6 ऐसे लोग गेंदबाज हैं जिनका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कई बार आपका दिन अगर ठीक नहीं चल रहा होता तो आपको पूरे 10 ओवर कराने की ज़रूरत नहीं है। तो इस समय रिकॉर्ड तो माइंड में नहीं होगा, ट्रेंट बोल्ट का रिकॉर्ड, रोहित शर्मा और इसके रिकॉर्ड नहीं होता। एक वजह ये भी है ना कि जिस वक्त पे हम ये खेल रहे हैं मैच, इसमें इंडिया और न्यूजीलैंड दोनों बहुत अच्छी पोजीशन में है इस वक्त वर्ल्ड कप में, तो वो एक प्रेशर जो होता है आपके जहन में कि आपको मैच जीतना ही है, ये वाली बात इस मैच में कम से कम नहीं है। लेकिन एक चीज़ ये भी रहती है कि जब दोनों टीमें अच्छा कर रही हैं तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं और ऐसी सिचुएशन में हम जाके मिलेंगे जहाँ पे वो नॉकआउट मुकाबला हो सकता है। तो वो उसी टूर्नामेंट में वन अप करने की आप कोशिश ज़रूर करते हैं। ये हम प्री शो में भी कह रहे थे कि दोनों टीमें इस तरीके की हैं जो क्रिकेट खेल रही हैं कि इस मैच को हारने से ऐसा नहीं होने वाला कि उनके चांसेस आगे जाने के जो हैं उसमें कोई बहुत ज़्यादा खटाई पड़ने वाली है। लेकिन अगर आप टाइटल के लिए खेलते तो आप ऐसे नहीं खेलते कि मैच चला भी गया तो यू कांट बी कॉम्प्लेसेंट। नहीं, दोनों टीमें ऐसा नहीं सोचेंगे, हो ही नहीं सकते, चांस ही नहीं। और दोनों टीमें ही ऐसा नहीं सोचेंगी, क्योंकि क्या है ना कि जब हमें इतनी सारी चीज़ें भारतीय टीम के बारे में इस समय नजर आ रही हैं क्योंकि सारे मीडिया इस तरीके से उनको कवर कर रहा है, न्यूजीलैंड भी तो बिल्कुल नहीं सोचेगी इस तरीके से। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, न्यूजीलैंड की जो मेंटालिटी है ना, वो भारत से पहले एक ऐसे स्पोर्ट में जो बहुत फिजिकल स्पोर्ट है उन्होंने वर्ल्ड को रूल किया है, रग्बी। और जितने भी उनके क्रिकेटर हैं वो स्कूल से रग्बी खेलते हुए फिर क्रिकेट की तरफ जाते हैं। वही मैं डैरिल मिचेल के बारे में बता रहा था कि वो खुद भी असिस्टेंट कोच थे, उनके फादर भी कोच थे वर्ल्ड कप फाइनल टीम के, और वो खुद भी असिस्टेंट कोच। तो ये आपको दर्शाता है भारत में इस चीज का थोड़ा सा अंतर है। अगर कोई खिलाड़ी एक खेल खेलता है तो फिर वही खेलता है। हम भी ऐसी बात नहीं है, मल्टी स्पोर्टिंग। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप ये कहें कि हम पहले हॉकी में वर्ल्ड चैंपियन हुआ करते थे तो ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि क्रिकेटर हॉकी खेलते थे और फिर क्रिकेट खेलते थे, लेकिन रग्बी वहाँ पे स्कूल में खिलाई जाती है और एक तरीके से मस्ट है। तो वो टीम एनवायरनमेंट का आपको बहुत अच्छा सा एहसास वहां से रहता है। वैसे इस टीम में एक एक्सेप्शन है जी, राहुल द्रविड़ टीम इंडिया के लिए खेल सकते थे हॉकी, अनिल ऑलरेडी उनके कैप्टन होते थे और वो काफी अच्छे लेवल तक खेलते थे। जब राहुल द्रविड़ का नाम आता है ना तो हमारे लिए उनके लिए भावना ऐसी है कि अगर उनके बारे में कुछ भी कहें तो कह सकते हैं कि वो कर सकते थे। नहीं खेलते थे वो, अनिल ऑलरेडी के कप्तानी में वो खेले हुए हैं, लेकिन इंडिया के लिए नहीं खेले। ये भी है ना कि हमारे यहाँ इतना कंपटीशन है खिलाड़ियों के लिए भी कि आपको एक लंबा सफर तय करना पड़ता है नेशनल टीम में खेलने के लिए। आपको हर लेवल पर अपना आपको प्रूव जो है वो करना पड़ता है। तो शायद वो गुंजाइश भी ना होती हो प्लेयर्स के लिए कि आप कुछ और जो है वो ट्राई करें, किसी और स्पोर्ट्स में जो है थोड़ा हाथ आजमाएं। नहीं, मैं ट्राई करने के लिए कि टीम स्पिरिट की जिस भावना की मैं बात कर रहा हूँ, मैं उस चीज़ की शुरू से कोशिश करने की बात कर रहा हूँ, और जो मेंटल टफनेस की हम बात करें, क्योंकि ये न्यूजीलैंड टीम, अगर आप स्किल के बारे में बात करेंगे, स्किल सेट तो सबके पास होता है, लेकिन वहां पर आप कंसिस्टेंटली ये रिजल्ट कैसे दे रहे हैं, और वो भी आईसीसी के बड़े इवेंट में, कुछ ना कुछ तो वजह होगी, कहीं ना कहीं तो आप उस पर नजर डालेंगे। एक सवाल दोनों आप लोग से पूछना चाहूंगा, अगर अप्रोच करें जैसे हम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट थे या बाद में रोहित शर्मा जो अगले मैच में जो उन्होंने सेंचुरी बनाई, क्या आप उस अटैकिंग मोड में ही जाएंगे या फिर आपको होगा कि नहीं ये न्यूजीलैंड जैसी टीम है, बॉलिंग आप जैसे खेलते हैं नेचुरली खेलते हैं? आपने अगर या लिया है तो फिर वहां पे तो दिक्कत पैदा हो गई ना, क्योंकि आप जिस तरीके से खेलते हुए आ रहे हैं और जो एक स्टेटमेंट आप हर बार अपनी बल्लेबाजी से कर रहे हैं, उसमें अगर बदलाव करेंगे तो कहीं ना कहीं आपने मेंटली ये सोचा है कि नहीं मुझे कुछ चेंज करना है। वो चाहे पहले 2 ओवर में आउट हो जाए, लेकिन उनको खेलना उसी अप्रोच के साथ चाहिए, क्योंकि अगर वो 10 ओवर टिक गए तो ये मैच न्यूजीलैंड के हाथ से निकाल ले जाएंगे। अप्रोच के साथ अगर अग्रेसिव खेले मीनाक्षी, तो सूर्य कुमार यादव हैं, और जो अगर हम लाइनअप अपनी देखें तो काफी नीचे उनका नंबर आता है। आपको लगता है कि उनको थोड़ा ऊपर ट्राई करना चाहिए अगर खिलाई रहे हैं इस मैच में? तो नहीं, मुझे लगता है कि जिस हिसाब से टीम इंडिया ने प्लानिंग करी है, और जैसे कि बार बार राहुल द्रविड़ भी बोलते हैं कि हर एक प्लेयर का रोल फिक्स्ड है। हर प्लेयर जब एक मैच में जाते हैं, जो उनकी टीम मीटिंग भी होती है मैच से पहले, उनको एग्जैक्टली पता होता है उन्हें कौन सी पोजीशन पे खेलना है और क्या करना है। तो इस मोमेंट पे आके उनका पोजीशन चेंज करना मुझे नहीं लगता है कि एक वायबल ऑप्शन है, खासकर जिस हिसाब से टॉप ऑर्डर परफॉर्म कर रहा है। हम वही चाहेंगे कि जैसे शुभमन और रोहित करता, जिस प्रकार से पार्टनरशिप उनकी दिखी है लास्ट मैच में,
वही रेप्लिकेट हो। और शुभमन का तो रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है, उन्होंने अपना 200 डबल सेंचुरी भी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट मारा है। तो सूर्य कुमार यादव बिल्कुल। कुछ जिस पोजीशन पे लेके आए हार्दिक पांड्या की जगह, उनको उसी पोजीशन पे खेलना चाहिए। उसीलिए आज बिल्कुल, ईशान न्यूजीलैंड की टीम अगर स्ट्रक्चर में खेलती है तो हमारा भी स्ट्रक्चर है, हमारा भी प्रोसेस है, और अपने प्रोसेस पे भरोसा करना। जी बिल्कुल, और मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से। जब आप किसी खिलाड़ी को रिप्लेस करते हैं ना, तो फिर उस नंबर के लिए आपने रिप्लेस किया होता है। हमें ऊपर 5 में कोई दिक्कत नहीं है, हमारे ऊपर 5 उस तरीके से ही खेलते हुए आ रहे हैं। और एक और चीज़ है, अब तक इस टूर्नामेंट के अंदर आप देखें तो पहले मैच में जरूर जल्दी विकेटें गिरी थी, लेकिन उसके बाद केएल ने और विराट ने वो पारी संभाल ली थी। तो हमारा जो लोअर मिडिल ऑर्डर है वो भी अभी टेस्ट हुआ नहीं है। ये एक अच्छी बात भी है इस बार विजय की, सभी प्लेयर्स जो है वो करीब करीब फॉर्म में लग रहे हैं, अच्छी फॉर्म में हैं। हालांकि मिडिल ऑर्डर की जब उनको मौका मिलेगा, उम्मीद करते हैं ना ही मिले, ऊपर के प्लेयर ही जो है वो काम कर लें, तब ये देखना होगा कि कैसे जो है वहाँ पर जो टीम है हमारी बैलेंस नज़र आती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका विजय और इनाक्षी और विमल जी, आपका भी इस मैच पर चर्चा के लिए। तो अभी एक इनिंग जो है वो ख़त्म हुई है, 274 का टारगेट यहाँ पर है। अब देखना होगा किस तरह से बल्लेबाजी की शुरुआत हमारी तरफ से होती है। उम्मीद है अग्रेसिव जिस तरह से खेलती रही है टीम इंडिया, वैसे ही खेलेंगे, आसानी से इस मैच को जीतेंगे।